नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण अभिलेख और संबंधित शासक को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही साथ लूसेंट की बुक में जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो भी हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री वाले सीरीज का पार्ट देखना चाहते हैं उनके लिए ये पार्ट 3 है। बहुत जल्द मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और बाकी बचे हुए पार्ट भी कंप्लीट करवा दूंगा और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप पार्ट 3 के रूप में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख की। ये अभिलेख जो है ये कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, हाथी, एलिफेंट, और खारवेल में शब्द लिखा हुआ है खार और वेल। वेल का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे वेल मतलब कुआं होता है ना। वेल का एक मतलब कुआं भी तो होता है। और खारवेल में खाने शब्द जैसा लिखा हुआ है, मतलब खाने से संबंधित। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा खाना कौन खाता है, हाथी खाता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो हाथी का पेट होता है वो एक कुएं की तरह होता है, भरता ही नहीं है। वो चाहे कितना भी ज़्यादा खा ले तो खा लेता है हाथी, एक कुएं की तरह उसका पेट होता है। तो खा और वेल और खारवेल, ठीक है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। याद हो गया एक पॉइंट आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एरण अभिलेख की, जो कि संबंधित है भानुगुप्त से। आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि भानुगुप्त में शब्द लिखा हुआ है भानु प्लस गुप्त। भानु मतलब भान हो जाने की बात हो रही है। भान होने का मतलब आप समझ रहे होंगे। बोलते हैं शब्द कि मुझे पहले ही ये भान हो गया था, मतलब मुझे पहले ही इस चीज़ की जानकारी हो गई थी। भान का मतलब क्या होता है, जानकारी होना। और साथ ही साथ गुप्त शब्द लिखा हुआ है तो गुप्त को याद करने के लिए कर लेते हैं गुप्तचर। एरण में शब्द लिखा हुआ है रण। रण आपको पता है युद्ध स्थल की बात हो रही है। तो पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, युद्ध में जाने से पहले क्या करते थे, अपने गुप्तचर को भेजा करते थे, जिससे कि जो विपक्ष वाले हैं उनकी रणनीति का पता चल सके कि कल वो युद्ध में क्या करने वाले हैं। उस हिसाब से ये अपनी रणनीति बनाते थे। तो गुप्तचर भेजा करते थे और गुप्तचर ऐसे हुआ करते थे कि उनका भान नहीं हो पाता था, मतलब उनकी जानकारी नहीं हो पाती थी कि वो किसी दूसरे पक्ष के हैं, ठीक है। ऐसे गुप्तचर हुआ करते थे और जानकारी लेकर राजा को दे दिया करते थे। तो भान नहीं हो पाती थी चीज़ें, ऐसे गुप्तचर जाते थे। तो भान और गुप्त फॉर भानुगुप्त, और रण से पहले रण फॉर एरण। तो आसानी से आपको याद हो गया कि एरण का अभिलेख किससे संबंधित है, भानुगुप्त से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है मास्की अभिलेख। जो मास्की अभिलेख है ये संबंधित है अशोक से। साथ ही साथ एक और अभिलेख है जो कि अशोक से ही संबंधित है, वो है गुर्जर अभिलेख, ठीक है। ये भी अशोक से संबंधित है। आसानी से याद कर सकते हैं, गुर्जर में शब्द लिखा हुआ है गुजर, मतलब गुजर जाने की बात हो रही है। गुजर जाना आप समझ रहे हैं ना, मतलब किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, मतलब वो गुजर गया। अब डेथ हो गई अर्थात गुजर गया, तो जाहिर सी बात है कि पूरा जो परिवार है वो शोक में आ जाएगा। तो शोक फॉर अशोक। आसानी से याद हो गया कि गुर्जर अभिलेख किससे संबंधित है, अशोक से संबंधित है। अब दूसरा है मास्की अभिलेख। तो इसको इस टाइम से याद कर सकते हैं कि मास्की मतलब मास्क शब्द लिखा हुआ है। आपको पता है कि कोरोना के कारण हम लोग सब मास्क लगा के चलते थे, और ऐसा क्यों करते थे, जिससे कि हम सब सुरक्षित रहें। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो कि मास्क लगा के नहीं चलता, अपनी सुरक्षा अपने हाथ नहीं रखता, तो जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी उसको कोरोना हो जाएगा। और ऐसा अगर हो गया तो मुश्किल है, उसको बचने के चांस कम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके परिवार में शोक छा जाएगा। इसलिए लोग क्या करते थे, मास्क लगा के चलते थे, जिससे कि वो सुरक्षित रहें और शोक की स्थिति ना आए। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि मास्की अभिलेख भी किससे संबंधित है, अशोक से संबंधित है। तो मास्क ने भी आपको एक पॉइंट याद करवा दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जूनागढ़ गिरनार अभिलेख की, जो कि संबंधित है रुद्र दामन से। आसानी से याद कर सकते हैं, रुद्र दामन में शब्द लिखा हुआ है रुद्र। रुद्र किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे भगवान शिव को बोलते हैं, है ना। रुद्र जो है भगवान शिव को बोला जाता है। और जूनागढ़ में जू के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, नाग। आपको पता है कि भगवान शिव नाग धारण करते हैं अपने गले में। तो आसानी से आपको याद हो जाएगा कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, रुद्र दामन से
संबंधित है। यहाँ पर गिरनार याद करना है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में गिरनार रहता है तो गिरनार में शब्द लिखा हुआ है गिर। गिर को याद करने के लिए गिरी कर लेते हैं। गिरी मतलब क्या होता है? पर्वत। तो आपको पता है भगवान शिव यानी रुद्र कहाँ निवास करते हैं? कैलाश गिरी में, ठीक है, मतलब पर्वतों में निवास करने वाले देवता हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्र दामन से संबंधित है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण अभिलेख है इसी से संबंधित, वह है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। ये संबंधित है स्कंद गुप्त से। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है तो सही जवाब क्या होगा? स्कंद गुप्त होगा। मैं आपको बता दूं, जब जूनागढ़ अभिलेख आपसे पूछा जाएगा तो दो में से एक ही ऑप्शन होगा, या तो स्कंद गुप्त आपके सामने आएगा या फिर रुद्र दामन आएगा। दोनों नहीं आएंगे क्योंकि दोनों के उत्तर सेम है। तो इस पॉइंट को याद करने के लिए ऐसा समझिए कि भीतरी में शब्द लिखा हुआ है भीतर। भीतर मतलब क्या होता है? अंदर होता है। और जूनागढ़ में शब्द लिखा हुआ है जूना। जूना को याद करने के लिए कर लेते हैं जीना, मतलब जिन की बात हो रही है। तो आपको पता है जो जिन होता है वो चिराग के अंदर होता है। अंदर फॉर स्कंदर, ठीक है, अंदर स्कंदर। स्कंदर से आपको स्कंदर गुप्त मतलब स्कंद गुप्त याद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो जिन होता है वो चिराग के अंदर होता है। तो कोई बोलेगा तो क्या बोलेगा कि जो जिन है वो इसके अंदर है, तो इसके अंदर फॉर स्कंदर गुप्त, ठीक है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अंदर मतलब भीतर अर्थात भीतरी। और जूनागढ़ अभिलेख किसके संबंधित है? स्कंद गुप्त से संबंधित है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी याद हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ग्वालियर अभिलेख की, जो कि संबंधित है प्रतिहार नरेश भोज से, ठीक है। बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए भोज में अगर एक शब्द जोड़ दें ना, ठीक है, और भा से ओ की मात्रा को हटा दें तो क्या बचेगा? भजन, है ना। भजन शब्द मिल जाएगा। और आपको पता है कि भजन गाया जाता है। तो देखिए ग्वालियर में शब्द क्या लिखा हुआ है? गवालिया, ठीक है, गवालियर, ग्वालियर। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि भजन गवा लिया, तो गवा लिया फॉर ग्वालियर मतलब ग्वालियर अभिलेख। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? राजा भोज से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रयाग स्तंभ लेख की, जो कि संबंधित है समुद्रगुप्त से। बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। प्रयाग से आपके सीधे दिमाग में गया होगा प्रयागराज, जो कि गंगा यमुना के संगम के लिए जाना जाता है। और आपको पता है कि गंगा अंत में जाके कहाँ विलीन हो जाती हैं? तो आप बोलेंगे समुद्र में, ठीक है। तो समुद्र फॉर समुद्रगुप्त। आसानी से आपको याद हो गया कि प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मंदसौर अभिलेख की, जो कि संबंधित है मालवा नरेश यशोवर्मन से। तो यशोवर्मन में लास्ट में शब्द लिखा हुआ है मन। मन से कौन सा पॉइंट आएगा? तो आप बोलेंगे मंदसौर आएगा। तो आसानी से आपको याद हो गया कि मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है एहोल अभिलेख, जो कि संबंधित है पुलकेशन सेकंड से। यहाँ पर देखिए पुलकेशन में शब्द लिखा हुआ है, अगर मात्रा और पाई को हटा दें तो शब्द मिलेगा पलक। पलक मतलब आंखों के पलकों की बात हो रही है। और सीन शब्द लिखा हुआ है। सीन मतलब देखना होता है ना, तो पलकों से देखने की बात हो रही है। ए होल में शब्द लिखा हुआ है होल, मतलब ये होल जो है यहाँ से कोई देख रहा है अपने पलकों से। आसानी से आपको याद हो गया, जैसे जो चोर लोग होते हैं हमेशा घर के अंदर कैसे देखते हैं? होल के जरिए देखते हैं, ठीक है। तो आसानी से आपको याद हो जाएगा कि होल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशन सेकंड से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं नासिक अभिलेख की, जो कि संबंधित है गौतमी बलश्री से। तो बलश्री में बल शब्द लिखा हुआ है, बल मतलब ताकत। और बोलते हैं ना कि जो ताकत है वो मेरे नस नस में भरी हुई है। तो नस फॉर नासिक। तो नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से संबंधित है। अब एक लास्ट अभिलेख बचता है, जो है देवपाड़ा अभिलेख, जो कि संबंधित है बंगाल शासक विजय सेन से। तो यहाँ पर देखिए देव और पाड़ा। देव मतलब क्या होता है? देवता की बात हो रही है। और पड़ा मतलब पैर पड़ा संबंधित है ना, मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि देवता के पैर पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मांग ही रहा होगा, है ना। इंसान की फितरत होती है भगवान से कुछ ना कुछ मांगना, उम्मीद ही रहती है हमेशा। तो भगवान के पैर इंसान तभी पड़ रहा है जब उसको कुछ ना कुछ चाहिए। वैसे भी जब इंसान खुश रहता है तो भगवान के पास जाता नहीं, जब दुखी रहता है तभी भगवान के पास जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो किसी न किसी चीज़ की उम्मीद रख रहा है। और विजय सेन में शब्द लिखा हुआ है विजय। विजय मतलब जीत। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जीत के लिए देव यानी भगवान के पैर पड़ रहा है कोई बंदा। तो याद हो जाएगा आपको कि देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। तो इस तरीके से हम लोगों ने महत्वपूर्ण अभिलेख और संबंधित शासक को ट्रिक के माध्यम से याद किया।
अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं जो कि फैक्ट एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, और इसके बाद मैं इसका एमसीक्यू टेस्ट भी सॉल्व करवाऊंगा, तो आप पाएंगे कि आपको सभी पॉइंट आसानी से याद हो चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट हमारे सामने है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। आसानी से याद कर लीजिए, यहाँ पर देखिए भारतवर्ष में शब्द लिखा हुआ है भार, भारत में भार शब्द लिखा हुआ है ना, भार मतलब आप समझ रहे होंगे वेट की बात हो रही है, वजन की बात हो रही है, और हाथी गुम्फा में हाथी की बात हो रही है, तो हाथी का भार वैसे भी सबसे ज़्यादा होता है ना। तो आसानी से आपको याद हो गया है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलते हैं। और आपको पता है हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे खारवेल से संबंधित है, क्योंकि हाथी बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि हाथी का पेट कुएं जैसा है, ठीक है। तो आपको ये भी याद हो चुका है पहले से। इसके बाद जो दूसरा फैक्ट है वो है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ था। मैंने आपको याद करवा दिया है कि एरण अभिलेख जो है वो संबंधित है भानुगुप्त से। मैं आपको इस पॉइंट को याद करवाऊं उससे पहले एक जानकारी दे दूं कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका नाम था मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, या फिर दूसरा नाम मैंने दिया था उसको मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण अभिलेख व साक्ष्य। वो वाली जो वीडियो थी केवल मध्य प्रदेश वाले व्यक्तियों ने देखा था, जबकि मैंने ये बोला था कि ये वीडियो सभी राज्य वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने ये देखा कि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूँ कि बेबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो आप बोलेंगे ये मुंबई में स्थित है, तो केवल उसको महाराष्ट्र वाले ही याद करें। तो ये तो गलत हुआ ना, आपको उस वीडियो को देखना चाहिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें सभी व्यक्तियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करवाई हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर याद करते हैं, एरण में शब्द लिखा हुआ है रण। रण मतलब आपको मैंने बता दिया रणभूमि होता है। और सती प्रथा की बात हो रही है, सती प्रथा मतलब जो स्त्रियां होती थी वो आत्मदाह कर लेती थी। आत्मदाह मतलब अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती थी, सती हो जाती थी। तो क्या होता था कि जो उनके पति होते थे वो जब युद्ध के लिए जाते थे और युद्ध भूमि में मतलब युद्ध स्थल में मर जाते थे, रण में उनकी मृत्यु हो जाती थी, वीरगति प्राप्त कर जाते थे, तो उनकी जो पत्नियां होती थी वो जलती आग में बैठ जाया करती थी। और ऐसा कब होता था? जब उनके पति रण में वीरगति को प्राप्त कर लेते थे। तो रण फॉर एरण। तो आपको आसानी से याद हो गया, सिंपल सा फैक्ट ही याद करवा दिया मैंने आपको कि जो एरण अभिलेख है किससे संबंधित है। तो आपको याद आ जाएगा कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य यहीं से मिला था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद हो चुका है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद जो अगला फैक्ट है वो ये है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। आसानी से याद हो जाएगा कि रेशम में शब्द लिखा हुआ है सम, सम को याद करने के लिए कर लेते हैं शाम। और शाम तभी होती है जब सन जो है यानी सूर्य भगवान जो है वो मंद हो जाते हैं। मंद हो जाते हैं कौन? सौर, सौर फॉर सूर्य। तो मंद हो गए जब सूर्य तो शाम हो गई। तो आसानी से आपको याद हो गया कि मंदसौर अभिलेख से संबंधित है कि रेशम बुनकर के श्रेणियों की जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई थी। एक दूसरा तरीका भी है, अच्छा आप कमेंट करके बताइएगा कि जो किरणें होती हैं मतलब सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे रेज बोलते हैं, रेज फॉर रेशम, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ऐसे भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं होने वाली। इसके बाद जो हमारे सामने अगला फैक्ट है वो है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था, ठीक है। आसानी से मैं आपको याद करवा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर सिक्का लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी का सबसे छोटा सिक्का कौन सा है, तो आप बोलेंगे वन और मैं बोलूँगा यवन, ठीक है। मतलब सबसे छोटा जो सिक्का है वो वन का है और वन से याद हो गया आपको यवन। तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही ना, क्योंकि यवन में वन शब्द लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको याद हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला फैक्ट है वो ये है कि कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम जो था यहाँ से गर्तावास, गर्तावास का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं, मतलब गड्ढा घर। ऐसा समझिए कि जमीन के नीचे गड्ढा खोद के घर बना लिया गया, वही होता है गर्तावास, ठीक है। तो उसका साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है? बुर्ज होम से। आसानी से याद हो गया आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए गर्तावास मतलब गड्ढे के अंदर घर, या फिर ऐसा कहिए कि जमीन के नीचे खोद के क्या कर लिया गया? घर बना लिया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि घर में रहना है, निवास करना है, ठीक है। तो घर की बात हो रही है, घर फॉर होम, तो होम फॉर बुर्ज होम। आसानी से आपको याद हो चुका है कि किससे कहाँ से प्राप्त होता है गर्तावास की जानकारी? बुर्ज होम से प्राप्त होता है, ठीक है। क्योंकि गर्तावास का मतलब क्या होता है? गड्ढा वाला घर, घर मतलब होम। आसानी से आपको याद हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले फैक्ट की। तो जो अगला फैक्ट है वो ये है कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला जो अभिलेख था वो था सौहगौरा अभिलेख। अच्छा, दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है? दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल। ठीक है, अकाल पड़ते थे पहले, मतलब खाने पीने के लिए कमी पड़ जाती थी, तो वही होता है अकाल, तो वही होता है दुर्भिक्ष। ठीक है, तो दुर्भिक्ष की पहली जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी? सौहगौरा से प्राप्त हुई थी। तो ऐसा समझिए कि जब अकाल पड़ते थे तो उन अकाल को सहना पड़ता था, है ना। जो सह जाते थे वो बच जाते थे, और जो सह नहीं पाते थे वो निपट जाते थे, मतलब समाप्त हो जाते थे। तो सिंपल सा आप याद रखिएगा कि दुर्भिक्ष सहना पड़ता था। अगर दुर्भिक्ष पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, तो लोग उनको सहते थे। तो सहना फॉर सौह गौरा। तो आपको ऐसे ये पॉइंट भी याद हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारे सामने अगला फैक्ट है वो ये है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण है वो यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर मतलब विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए भागवत में भागने की बात हो रही है, और जब यहाँ से लोग भाग के जाते हैं, जैसे कि विजय माल्या की बात कर लें, नीरव मोदी की बात कर लें, तो भाग के कहाँ जाते हैं? विदेश। विदेश फॉर विदिशा। ठीक है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि गड्डी से भाग के जाते हैं। गड्डी को ऐसे तोतला व्यक्ति बोलेगा तो बोलेगा गाड़ी से नहीं, बल्कि गाड़ी से गए हैं भाग के। ठीक है, तो गाड़ी फॉर गरुण। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भागवत धर्म विकसित होने का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? विदिशा के गरुड़ स्तंभ से मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला फैक्ट है वो ये है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी जो मिलती है वो मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक है, हूण आक्रमण की बात हो रही है। ऐसा समझिए कि हूर जो है, हूर समझ रहे हैं, मतलब परियों की बात हो रही है, उन पर आक्रमण हो रहा है। तो जाहिर सी बात है सब छिप जाएंगे, है ना, मतलब भीतर छिप जाएंगे। और जो पुरुष होंगे, पहले के टाइम पे आपने देखा होगा नॉर्मली पुरुष लोग युद्ध में जाते थे, फिर धीरे धीरे महिलाएं भी जाने लगी, जैसे झांसी की रानी की बात कर लें, कोई भी बात है। तो पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में जो पुरुष होते थे वही युद्ध के लिए जाते थे। तो अगर हूरों के देश में आक्रमण हो रहा है तो हूरें भीतर छिप जाएंगी, और जो पुरुष हैं वो आक्रमण के लिए जाएंगे। तो सिंपल से याद रखिएगा कि हूण आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? भीतर फॉर भीतरी अभिलेख से। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको पता है एपिग्राफी कहते हैं। सिंपल से याद रखिएगा, अभिलेखों में जो भाषा लिखी होती है नॉर्मल आदमी के समझ में नहीं आती है। तो सिंपल सा आदमी ऐसा भी कह सकता है कि ये जिसने लिखा है ऐसा लिखा है कि दूसरे के समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इसने पी के लिखा है। कह सकते हैं ना, ए पी के लिखा है, जिससे कि दूसरे व्यक्ति के समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है। तो एपी फॉर एपिग्राफी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एमसीक्यू टेस्ट की तरफ चलते हैं, और आप भी देखिएगा कि आपको कितने पॉइंट याद हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, मतलब कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। मैंने आपको बताया था हाथी बहुत ज़्यादा खाती है, जैसे कि हाथी का पेट ना हो बल्कि कुआं हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने याद किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एरण अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, मैंने आपको बताया था रण में जाने से पहले गुप्तचर भेजते हैं, और ऐसे गुप्तचर होते हैं कि वो भान नहीं लगने देते कि वो विपक्ष के हैं। ठीक है, भान और गुप्तचर फॉर भानुगुप्त। तो वो पॉइंट भी आपको याद हो चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि नरेश भोज से, मतलब राजा भोज से। भोज को हम लोगों ने भोजन कर लिया था, और भजन गवा लिया, ग्वालियर फॉर ग्वालियर। तो ऐसे हम लोगों ने याद किया था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइएगा कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था। और आप कमेंट करके बताइएगा एक और क्वेश्चन का आंसर कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है ट्रिक पॉइंट। आप टेलीग्राम में जाके सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट, आपको ग्रुप मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं वहाँ पर क्विज भी करवाता हूँ। जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होती है पूरा का पूरा उसका क्विज भी सॉल्व करते हैं हम लोग रात 9 बजे। तो आप हमारे क्विज वाले चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन भी
होता रहे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।